हाय, मेरा नाम है आयुषी और मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है। और मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है इसी नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। सो यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको वीडियोस की सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी, कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो मिलती रहेगी और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम रिलेटेड रहती है तो वो भी मिलती रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है G20 समिट 2023 की इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स। देखिए, G20 समिट अभी अभी दिल्ली में कंडक्ट की गई थी और अभी सितंबर में ही 8-9 सितंबर। और समिट और मीटिंग में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज आप देख ही रहे हैं 2023 में मीटिंग्स तो बहुत सारी जगह पे इंडिया में हो ही रही है, तो वाई समिट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। देखिए, समिट जो है इसके अंदर आपके हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, सो दैट्स वाई समिट इज़ सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस। उसके बाद अगर इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो वी विल सी कि क्या कुछ रहे। उससे पहले हम थोड़ा G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 है क्या? देखिए, 1990s में यहाँ एशिया के अंदर एशियन क्राइसिस चल रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस 1990s में। तो उसके चलते ये एक फोरम बनाया गया, दैट इज़ फोरम ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। ठीक है, इन लोगों का फोरम जो बनाया गया, और ये सबसे बड़ी बात, ये इनफॉर्मल फोरम है। ठीक है, इनफॉर्मल फोरम है। तो ये 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब 2008 में इसको समिट लेवल पे रेज कर दिया गया। अब अभी अभी मैंने आपको बताया कि समिट लेवल क्या होता है। समिट लेवल इज़ जब इसके अंदर हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को भी ये प्लेटफॉर्म या ये फोरम जो है वो प्रोवाइड किया गया। तो फिलहाल अगर हम बात करें G20 में, तो G20 का फोरम कौन कौन शेयर करता है? फाइनेंस मिनिस्टर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, और यू कैन से रिस्पेक्टिव कंट्रीज। ठीक है, अब इसके एम की अगर बात करें तो आई थिंक ये अब क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वाई? बिकॉज इसका जो ओरिजिन, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वही फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए उसके लिए मेजर्स लेने के लिए हुआ था। ठीक है, तो सो टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दिस इज द एम एंड गोल ऑफ दिस G20 ग्रुप। उसके बाद है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है ना वो एनुअली रोटेट करती है। ओके, अब द क्वेश्चन इज कि G20 के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? G20 के परमानेंट हेडक्वार्टर्स कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके MCQs में कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद इसके वर्किंग एसोसिएशन को ट्रॉयका बोलते हैं। अब व्हाट इज दिस ट्रॉयका? ट्रॉयका का मतलब होता है कि जो अभी करंट प्रेसिडेंसी है, फॉर एग्जांपल अभी इंडिया के पास है, जो पास्ट ईयर की प्रेसिडेंसी थी और जो आने वाली प्रेसिडेंसी है, इन तीनों को, जो ये तीनों कोऑपरेट करके काम करते हैं, इस एसोसिएशन को बोलते हैं ट्रॉयका। फॉर एग्जांपल अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो 2023 में इंडिया है, इससे पहले इंडोनेशिया के पास था, इससे पहले ब्राज़ील के पास था। तो ये तीनों का जो वर्किंग अभी चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रॉयका। अब इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी कब एज्यूम की थी? तो 1 दिसंबर 2022। दिस फैक्ट ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। मतलब ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पिछले एक साल में G20 पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चंस रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो इसलिए G20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है 2023 की। ठीक है, और वसुधैव कुटुंबकम ये कहाँ से लिया गया है? ये आपके महाउपनिषद से लिया गया है। सो दिस इज़ अ ब्रीफ, यू कैन से ब्रीफ फैक्ट्स अबाउट G20। नेक्स्ट हम देखते हैं कि G20 में कौन कौन से मेंबर्स हैं। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, G20 से पहले क्या था? G7 क्या है? जो भी देश के इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ थी, उन लोगों ने मिलकर, इन 7 कंट्रीज़ ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, दैट वाज कॉल्ड एज G7। इसको बाद में रशिया ने जब ज्वाइन किया तो इसको G8 बोला जाने लगा। उसके बाद 12 और कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया तो इसे उसके बाद से G20 बोला जाने लगा। एंड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए,
यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका मेंबर है। दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्या चाइना इसका मेंबर है? येस। क्या इंडिया इसका मेंबर है? येस। क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है? नो। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए कि एशिया में से और कौन कौन से कंट्रीज़ है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडोनेशिया है, इंडिया है, ठीक है, ये मोस्टली कंट्रीज़ हैं एशिया से। बाकी आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं मैक्सिमम, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, कनाडा, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बड़ी बड़ी आपकी, लगभग आप ये समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ जो हैं ये वर्ल्ड की हैं। उसके बाद इस बार जब समिट हुई तो किस किस चीज़ को कल्चरली शो किया गया इंडिया द्वारा, तो नंबर 1 इज़ भारत मंडपम। भारत मंडपम, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो बिल्डिंग है, दैट इज़ भारत मंडपम, ठीक है। ये यहीं पे आपकी G20 की समिट जो है वो कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोणार्क चक्र ऑफ सन टेम्पल ओडिशा। अब आपके एग्जाम में ना ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से इनमें से कल्चरल शोकेस किया गया, कौन सा नहीं किया गया, नो। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की इमेज दिखाई गई, तो अगर आप देखेंगे बाकी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये वैसे भी है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली यूजीसी नेट की बात करेंगे तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, पेपर 1 में एक यूनिट है एजुकेशन पे, तो उस एजुकेशन वाले यूनिट में नालंदा यूनिवर्सिटी को आप कवर करते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार क्वेश्चंस यहाँ से रहें, इसके हाई चांसेस हैं। उसके बाद अगर आप यूपीएससी या बाकी स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो थंजावुर पेंटिंग्स, ढोकरा आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यू शुड कवर दीज टॉपिक्स इन लिटिल डिटेल, ओके। उसके बाद है फिर ब्रास स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ब्रोंज स्टैचू ऑफ लॉर्ड नटराज एंड लॉर्ड नटराज की अगर आप देखेंगे तो ये आपको हल्का सा दिख भी रहा होगा। बाकी आई थिंक ये फोटोग्राफ जो कि समिट के वेन्यू की है, ये आपने न्यूज़ में देखी होगी, एंड आई होप यू वर फॉलोइंग दिस न्यूज़ वाइल G20 समिट वॉज टेकिंग प्लेस। उसके बाद है बाकी हाईलाइट्स क्या है, हम देखिए। सबसे पहला हाईलाइट है कि इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, देखिए। कॉरिडोर का मतलब है कि शिपिंग एंड रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो करी जाएगी। अब इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईयू, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड यूएस, ये सब कंट्रीज़ जो हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। नंबर 2 पे आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बहुत बहुत, कि G20 जो है वो जल्द ही G21 बनने जा रहा है। कैसे? अफ्रीकन यूनियन जो है, all the members of G20 have agreed to make African Union as the permanent member or to accept African Union as the permanent member। हम लास्ट में अफ्रीकन यूनियन पे भी एक छोटा सा देखेंगे कि व्हाट इज़ अफ्रीकन यूनियन, बट पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन है G20 में, दैट इज़ EU की हमने बात की, तो अब अफ्रीकन यूनियन भी इसे जल्द ही ज्वाइन करने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है उसकी यहाँ पर बात हुई। इंडिया, ब्राज़ील एंड यूएस जो हैं ये इसमें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट अगर आप क्लाइमेट रिलेटेड बात करेंगे तो प्लेज टू 3 टाइम्स रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030। तो रेन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको 3 टाइम्स करने की बात हुई है बाय 2030। अब 2030 तक एक और डेडलाइन है किस चीज़ की, एसडीजी की। एसडीजी गोल्स आपने सुना होगा, तो एसडीजी गोल्स जो हैं वो वैसे टोटल कितने हैं, 17। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। इस तरीके से जब आप थोड़ा रिलेट करके चीज़ों को पढ़ते हैं और उन पॉइंटर्स को सबको ध्यान में रखते हुए चलते हैं तो चीज़ें याद करने में भी ईजी रहती है। और आज के टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम है आपका, जब तक आप रिलेट कर कर नहीं पढ़ेंगे करंट को, स्टैटिक को, तो इस तरीके से चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में अगर हम यूजीसी नेट स्पेसिफिक बात करें, वैसे ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट अगर सिर्फ यूजीसी नेट की बात करें तो अभी अभी जून 2023 में एक क्वेश्चन रहा था G20 पे। बाकी लोग भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी एग्ज़ाम्स में भी ये पूछा जा सकता है एज इट इज़। तो इसके अंदर देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, इट हैज़ 20 सॉवरेन नेशंस ओनली एज इट्स मेंबर्स। जहाँ पे भी ओनली आता है तो बस आपको अटेंटिव हो जाना है। उसके बाद है द ग्रुप इंडिकेट्स ऑलमोस्ट ऑल 20 लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। येस, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद G20 ऑपरेट्स एज एन इनफॉर्मल फोरम। येस, हमने अभी अभी पढ़ा। टू प्रमोट डायलॉग बिटवीन फाइनेंस मिनिस्टर्स, बैंक्स एंड हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट।
बहुत बिल्कुल सही है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि 2008 में इसको समिट लेवल पे रेज किया गया था, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स भी इंक्लूड होते हैं, और अभी जो हुआ है उसमें हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ही तो इंक्लूड हुए हैं ना समिट में। उसके बाद इट रिप्रेजेंट्स द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल वर्ल्ड ऑर्डर। यस, अब बात आती है, मान लो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं, 20 सॉवरेन नेशंस ओनली एज इट्स मेंबर्स। नो, देखिए इसमें 20 मेंबर्स तो हैं बट 20 सॉवरेन नेशंस नहीं है, 19 सॉवरेन नेशंस प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ओके, सो इसलिए ये फैक्ट्स जो हैं इस तरीके से याद करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से देखेंगे तो देखने में पहली बारी में स्टेटमेंट एकदम सही लग रही होगी। ओके, तो अब अगर आपका ए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ए के बाद आप एलिमिनेट करेंगे तो आपकी तीनों ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो जाते हैं एंड योर आंसर जो है वो बन जाता है बी, सी एंड डी। सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। अब हम थोड़ा सा अफ्रीकन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ अबाउट द अफ्रीकन यूनियन। देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2002 में एस्टैब्लिश की गई थी। तो कब की गई थी? 2002 में एस्टैब्लिश की गई थी। और अफ्रीकन यूनियन ने किसको रिप्लेस किया था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ठीक है, और ये कब बना था? 1963 में। तो 1963 से 2002 तक ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन रही थी और इसी को रिप्लेस किया था अफ्रीकन यूनियन ने। अफ्रीकन यूनियन में अभी 55 मेंबर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसकी अगर आप बात करेंगे, ट्रीटी ऑफ अबूजा, इसकी एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अबूजा, जो कि 1991 में हुई थी। उसने एस्टैब्लिश किया था अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी, AEC, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी। कब? 2004 में। उसके बाद जो है 1994 में। उसके बाद जो है 2002 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है अफ्रीकन यूनियन को। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया था दरबन में, इम्पॉर्टेंट है, 2002 दरबन में इसे लॉन्च किया गया था। बट इसको अनाउंस, या आप कह सकते हैं इस ब्लॉक को फाउंड कब किया गया था? 2001 में एडिस अबाबा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एडिस अबाबा इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और ये दोनों ही कहाँ पे हैं? दरबन की अगर आप बात करेंगे या एडिस अबाबा की बात करेंगे तो ये साउथ अफ्रीका में, एडिस अबाबा आपका इथियोपिया में है और दरबन आपका साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स की हमने बात कर ली। उसके बाद अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2022 में, 2022 की जो अफ्रीकन यूनियन है उसने अपनी 20th, क्योंकि आपको मैंने अभी भी बताया 2002 में एस्टैब्लिश किया गया था, तो 2022 में 20th एनिवर्सरी जो है वो इन्होंने सेलिब्रेट की थी। उसका थीम क्या था? आर अफ्रीका आर फ्यूचर। आर अफ्रीका आर फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा आपके लिए मैंने आपको थोड़ी बहुत ही कम स्लाइड में और थोड़ा सा अफ्रीकन यूनियन के बाद इन्फॉर्मेशन दे दी है, बिकॉज ये भी जल्द ही आपका G20 का नेक्स्ट मेंबर जो है वो बनने वाला है। विद दिस आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको जल्द से जल्द सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।